हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, इसके अंदर हम करने वाले हैं आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। इसलिए ये दोनों टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। टॉपिक शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं। देखो, हमारी जो पहली क्लास रही थी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, जिसके अंदर हमने सामान्यकालीन शक्तियाँ की थी, कि जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं वो 4 भागों में बांटी गई थी। पहली उसके अंदर आई थी, उसके अंदर कार्यपालिका संबंधी, दूसरी विधायी थी, तीसरी उसके अंदर वित्तीय थी, चौथी उनके पास न्यायिक थी। ये जो 4 शक्तियां थी वो राष्ट्रपति की कालीन से संबंधित हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। ये जो आपातकालीन शक्तियां, इसे भी 3 भागों में बांटा गया। पहली इसके अंदर है अनुच्छेद 352 के तहत। देखो, मैं पहले यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद लिख रहा हूँ। उसके बाद आती है अनुच्छेद 356 के तहत, और तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है वो है अनुच्छेद 360 के तहत। इन 3 अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो संसद के द्वारा, यानी कि जो संसद के जो मंत्री हैं, जो लोकसभा के जो मंत्री हैं, उनके बहुमत से ही किया जाता है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। इसके लिए लिखित में अनुमति बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे पहली शक्ति थी उनके पास अनुच्छेद 352 के तहत, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण से संबंधित है। जो युद्ध बाहरी आक्रमण से संबंधित है। दूसरी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर राष्ट्रपति के पास, कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। तीसरी शक्ति है इसके अंदर वित्तीय आपातकाल, कि यदि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो अन्य देश से आ रहा है, ना ही किसी अन्य देश को दिया जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो आज हम करने वाले हैं इन तीनों को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जिसके अंदर है युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति से जो संबंधित है। आंतरिक अशांति, देखो, इसके तहत जो राष्ट्रपति होता है ना, जब वो आपातकालीन घोषणा करता है तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, कि जो सरकार कार्य कर रही होती है वो सरकार समाप्त हो जाती है। चाहे किसी पड़ोसी देश के द्वारा या अन्य किसी देश के द्वारा भारत पर जब आक्रमण किया जाता है, तो उस स्थिति में देश में अनुच्छेद 352 के तहत ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है, इसकी जो घोषणा है वो संसद की अनुमति से ही करता है। जब तक संसद की लिखित अनुमति नहीं मिल जाती, और ये जो लिखित अनुमति है ये संसद के दोनों सदनों से प्राप्त होनी चाहिए। संसद के जो दोनों सदन है, चाहे वो लोकसभा है और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से जब तक लिखित में बहुमत से यहाँ से अनुमति नहीं मिलती, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। और इसके अलावा इसके अलावा जो हमारी संसद है, हमारी संसद के अंदर एक 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। हमारी देश की संसद में 44वां संविधान संशोधन लाया गया, और इस संविधान संशोधन के तहत इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया गया। इसके अंदर कुछ
परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन क्या था कि पहले क्या होता था कि जब आपातकाल होता था तो वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इसकी आशंका यानी कि संदेह होने पर ही लगाया जाता था। और या फिर इसको क्या कि मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पर, अपने बोलते हैं ना कि इस राज्य के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस स्थिति में वहां क्या होता है, आपातकाल घोषित हो जाता है। लेकिन हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा मैंने आपको बताया तभी की जाएगी जब तक उसे लिखित में अनुमति प्राप्त होगी, और इस आपातकाल को 1 महीने के लिए 1 महीने तक लागू रखा जा सकता है। ये जो आपातकाल अभी लगाया गया है इसे 1 महीने तक लागू रखा जा सकता है। यदि इसे 1 महीने से आगे बढ़ाना है, इसे 1 महीने से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष प्रस्ताव द्वारा उन दोनों पर 2/3 बहुमत लिया जाएगा। जब 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाएगा तो उस स्थिति में जो आपातकाल था वो 1 महीने से बढ़ा करके 6 माह हो जाएगा। 1 महीने से बढ़ा करके वो कितना हो जाएगा, 6 महीने। यदि वही आपातकाल 6 महीने से अधिक के लिए बढ़ाना है, यदि वही आपातकाल 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष का करना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा से एक विशेष प्रस्ताव द्वारा बहुमत प्राप्त किया जाएगा 2/3, और 2/3 बहुमत मिलने पर ही वो आपातकाल 6 माह से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 माह का हो जाएगा। ये था राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत शक्तियां। अब हम बात करेंगे आगे इसकी दूसरी शक्ति की। दूसरी शक्ति आती है इसके अंदर, दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता, मान लीजिए अपने अगर हमने राजस्थान राज्य की बात करें कि यदि राजस्थान जो राज्य है उसकी जो सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसकी जो सरकार है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में राजस्थान का जो प्रमुख वैधानिक प्रमुख है ना, जैसे राज्यपाल है, वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट किसको भेज देगा, वो राष्ट्रपति को भेज देगा कि इस राज्य की जो सरकार है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, उस रिपोर्ट को संसद में लेकर के जाएगा और संसद से बहुमत प्राप्त करेगा उसके ऊपर। जो रिपोर्ट राज्यपाल ने प्रस्तुत की थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे संसद में लेके जाएगा और संसद में उसे 2/3 बहुमत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि 2/3 बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस राज्य में, राजस्थान राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देगा। यदि बहुमत नहीं मिला तो वो आपातकाल नहीं लगा सकते। ये सारी की सारी बात किसके ऊपर डिपेंड है, बात डिपेंड है बहुमत के ऊपर। ये था राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति, अनुच्छेद 356। अब हम बात करेंगे इसके अंदर अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि देश में पैसा कम है, देश में पैसा खत्म हो चुका है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारे देश की जो साख है, यानी कि हमारे देश की जो जीडीपी जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने के बजाय वो कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में राष्ट्र, जो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद से अनुमति प्राप्त करेगा, संसद से वापिस वही 2/3 बहुमत प्राप्त करेगा। यदि 2/3 बहुमत मिल जाता है तो देश में वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो की जा सकती है। लेकिन अब तक देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सका है। देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अगर हम बात करें संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर हमारा जो बहुयुद्ध या बाहरी आक्रमण संबंधी अनुच्छेद 352, इनकी घोषणा की जा चुकी है लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ये था हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हमारा आपातकालीन टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति।
अब हम बात किसकी करेंगे यहाँ पे, उपराष्ट्रपति की। देखो, जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है उसी तरह देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। मान लीजिए देश में राष्ट्रपति नहीं है, वो कहीं बाहर गया है, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है, वो उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है, महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया गया है, तो उस परिस्थिति में देश में जो राष्ट्रपति का संपूर्ण कार्यभार जो होता है वो किसके ऊपर आ जाता है, उपराष्ट्रपति के ऊपर। जो कार्य राष्ट्रपति करता है वही उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति होता है तब वो क्या होता है, तब उनके कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो कार्य होता है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जब इनके कार्य का विभाजन हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। हमने राष्ट्रपति किया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता था, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ने भाग लिया था, उसी तरह यहाँ उपराष्ट्रपति के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मत पत्र द्वारा किया जाता है, गुप्त मत पत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित होती हैं। राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं जिसके अंदर अगर आपको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की योग्यताएं ध्यान में हैं तो आप उपराष्ट्रपति की योग्यताएं भी लिख सकते हैं। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, इससे अधिक चाहे जितनी मर्जी हो। इसके अलावा तीसरी शक्ति जो है, तीसरी योग्यता जो है वो है कि वो राज्यसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सदस्य नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है आपने। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं ये। और इसके अलावा ये तो होगी इसकी योग्यताएं, योग्यताओं के आधार पर ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को इसके पद से कैसे हटाया जाता है वो भी हम आगे करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसका आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि इसका कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब आता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की कौन सी प्रक्रिया है, कि किस प्रकार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसके लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संसद के राज्यसभा में ही प्रारंभ होगी, ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ होगी, ध्यान में रखना है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चाहे तो आप लोकसभा में पहले प्रारंभ कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में पहले प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है राज्यसभा से प्रारंभ हुई है, तो राज्यसभा में प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले
1/4 सदस्यों का अनुमति पत्र होना चाहिए, हस्ताक्षरित अनुमति पत्र। और अनुमति पत्र प्राप्त होने के पश्चात महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। उपराष्ट्रपति को ये सूचना दी जाएगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, आपको आपके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। और 14 दिन पश्चात राज्यसभा के अंदर ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, यदि इसे 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के सदस्य इसे 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं, तो पारित होने के पश्चात ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा से भी उसे कितने बहुमत की आवश्यकता है? लोकसभा में भी यदि 2/3 बहुमत नहीं मिला, ध्यान में रखना है, 2/3 बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर कार्य करता रहेगा। क्यों? बहुमत मिलना जरूरी है। यदि बहुमत नहीं मिला तो वो जो प्रस्ताव था वो खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यदि बहुमत मिल जाता है तो जो उपराष्ट्रपति है वो उसी समय अपने पद से हट जाएगा। ये तो थी उपराष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां, देखो उपराष्ट्रपति के पास दो तरह की शक्तियां होती हैं। उपराष्ट्रपति के पास दो तरह की शक्तियां होती हैं। पहली होती है इसके अंदर कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। पदेन सभापति का मतलब कि राज्यसभा का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में इसका कार्य होता है। सभी का प्रधान अधिकारी होता है ये राज्यसभा के अंदर। और दूसरी शक्ति आती है इसके अंदर कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनका कार्यभार पूरा करना, अनुपस्थिति में पदभार ग्रहण करना या पद ग्रहण करना। ये दो शक्तियां होती हैं उपराष्ट्रपति के पास। ये दो शक्तियां होती हैं उपराष्ट्रपति के पास। देखिए सबसे पहले अपने करेंगे राज्यसभा का पदेन सभापति। इसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और ना ही इससे इस राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब राज्यसभा में कई बार चुनाव करवाया जाता है, तो जब चुनाव के अंदर जो मतदान होता है ना वो बराबर की स्थिति में होता है। यानी कि पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो मतदान किया गया वो कैसा रहा? वो बराबर हो गया। अब कोई फैसला नहीं आ रहा, कोई निर्णय नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेगा। उपराष्ट्रपति जिसको चाहे वो अपना मत दे सकता है। इसीलिए यहाँ उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया जो मत था वो कैसा मत कहलाता है? वो निर्णायक मत कहलाता है। कि जो भी उन्होंने निर्णय लिया, जिसके भी पक्ष में निर्णय लिया, वो उसी की जीत मानी जाती है, उसी की विजय मानी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद ग्रहण। कि मान लीजिए हमारे देश का राष्ट्रपति किसी बाहरी विदेश दौरे पर गया है, तो उस स्थिति में देश में जो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यदि हमारे देश के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति इनके कार्य को करेगा। और यदि हमारे देश की राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो चुकी है, अचानक से मृत्यु हो चुकी है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि हमारे देश का राष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे देता है, अपना पद छोड़ देता है, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये था राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद ग्रहण करने। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमारे दो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमने किया राष्ट्रपति की
आपातकालीन शक्तियां, और दूसरा हमने किया राष्ट्रपति की, दूसरा हमने किया था उपराष्ट्रपति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए सबको समझ में आ गया होगा। और आपने इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में जरूर राइट डाउन करना है। अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, आपकी समस्या को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।